हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आनंद सागर लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं रुपेश जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 2 मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन का भाग 2। आज की क्लास में हम करेंगे क्रांतिक कोण मतलब कि क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे थ्योरी पार्ट के साथ साथ। तो चलिए, इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले देखेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। कि जब कभी भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब कि जब कभी भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब कि नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस स्थिति में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से अधिक होती है, मतलब कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। कल मैंने आपको स्नेल का रूल बताया था, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस स्नेल के रूल में जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन में मतलब कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम IC से डिनोट करते हैं। चलिए, आपने थ्योरी समझा, मैं इसे आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को छोड़िए, मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी प्रकाश किरण क्या है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सबसे पहले एक सघन माध्यम ले लेते हैं। सघन माध्यम मतलब मैं यहाँ पर आपका जल ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये आपका वाटर हो गया है। ठीक है, अब मैं एक रेयर माध्यम ले लेता हूँ जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मतलब कि एयर ले लेते हैं। ये आपका विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी अच्छा एक नॉर्मल भी ले लेते हैं। नॉर्मल, चलिए इस कलर से मैंने नॉर्मल बना दिया है। अब एक लाइट रे देते हैं हम यहाँ पर, एक प्रकाश किरण यहाँ से इस प्रकार से जाएगी, ये आपकी प्रकाश किरण गई। तो उसको क्या होता है ना, जनरली इस दिशा में जाना होता है, इस दिशा में जाना होता है सीधा, लेकिन वो क्या होती है ना, ऐसे अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती है। जब कभी भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब मैं क्या करता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा दी, तो जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा वैसे ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा, अभिलंब से ये और दूर हट जाएगा। तो इस ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई है। आपको क्लियर दिख रहा है ना। इस प्रकार से मान लो मैं थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी वैल्यू के लिए, इसे दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ, ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू होगी आपतन कोण की जिसके लिए अपवर्तन कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो आपतन कोण का यही मान क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यही आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा सघन माध्यम में। ठीक है, तो डेफिनेशन से ही क्लियर था कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब देखते हैं कि अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध। देखो, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, डेंसर मीडियम को मतलब हम क्या करते हैं, सघन माध्यम को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तब मैं क्या करता हूँ कि देखो, जो r है, जब हम क्रांतिक कोण की बात करेंगे, जो आपतन कोण है मतलब सघन माध्यम में आपतन कोण बनता है, इसका मान IC ही होगा। और जो रेयर मीडियम है उसमें 90 डिग्री का वैल्यू बनता है जब क्रांतिक कोण की बात करते हैं। ठीक है, तो वो 90 डिग्री उसकी वैल्यू होती है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष जब हम विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसे आप कुछ ऐसे शो करेंगे।
ठीक है ना। इसे आप कुछ ऐसे शो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन आई सी अपॉन साइन 90, ठीक है। स्नेल के रूल से साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, इतना डी म्यू आर इज इक्वल टू साइन आई सी बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो इतना ही बचा है ना। अब क्या करेंगे, कल मैंने आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताया था, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको बताया था, उसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो ना। ये 1 के फॉर्मेट में चले जाता है। मतलब जब आप सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपूर्णांक निकालोगे तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत है वो 1 के डिवाइडेशन में 1 विरल माध्यम का अपूर्णांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक, ये 1 के फॉर्मेट में आ जाता है, जस्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रांतिक कोण बन रहा था सघन माध्यम में, तो यहाँ पर साइन आई सी होगा। और साइन 1/साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोसेक आई सी हो जाएगा। अब इसी के थ्रू आप किसी भी चीज़ का, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, चाहे आपका कांच हो, चाहे हीरा हो, किसी भी चीज़ का आप क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको क्या सिखाया था, अपवर्तनांक निकालने सिखाया था। आज मैं आपको क्रांतिक कोण का मान निकालना सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि पानी एवं वायु के जोड़े के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो 48.39 होता है। वैसे ही कांच और वायु के जोड़े के लिए 42 डिग्री होता है। लेकिन कैसे होता है, इसे तो आप रट लोगे, निकालना भी सीख जाओ। तो चलिए, मैंने आज भी एक ब्लैंक पेज लिया है और आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, निकाल के बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको डायग्राम तो क्रांतिक कोण का ध्यान नहीं है, एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद आई होप आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मैं आपको अभी निकालना सिखा देता हूँ। देखो ये आपका हो गया ना, ये सघन माध्यम हो गया। ऊपर में मैं ले लेता हूँ आपका विरल माध्यम ले लेता हूँ, ये आपका विरल माध्यम हो गया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर एक अभिलंब ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, और फटाक से मैं इसमें एक रे डाल देता हूँ, प्रकाश किरण डाल देता हूँ, ठीक है। और ऐसा प्रकाश किरण डालता हूँ जहाँ पर आपका क्रांतिक कोण बने और ऊपर में आपका क्या है ना, नॉर्मल बने, 90 डिग्री का बने, ठीक है। ये आपका क्रांतिक कोण हो गया IC, और ये जो आपका हो गया ये 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। ऊपर में आपका विरल माध्यम है, नीचे में आपका सघन माध्यम है। आपको क्या करना है, पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो पानी के लिए निकालना है तो नीचे में वाटर है, ऊपर में आपका एयर है, तो हवा के सापेक्ष पानी का जो क्रांतिक कोण का मान आप कैसे निकालोगे। देखो, स्नेल का रूल कल मैं आपको बताया था ना, स्नेल का रूल याद रखना। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। इस डायग्राम को मिटाने के बाद अब देखो, कल मैं आपको स्नेल का रूल बताया था कि म्यू, देखो आपको निकालना है वाटर का, म्यू W साइन C इज इक्वल टू म्यू A एयर का अपवर्तनांक, और साइन 90, ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बना था वायु में, ऊपर में जो विरल माध्यम है ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना था, और जो सघन माध्यम है उसमें क्या है, क्या बना था, क्रांतिक कोण बना था, ठीक है। तो ये जो साइन C है ना, देखो मैं अब इसको क्या है ना दूसरी तरफ ले जाता हूँ, किसको, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन C, मतलब क्रांतिक कोण इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90 अपॉन, ये नीचे में आ जाएगा म्यू W, आ गया ना, नीचे में आ गया ना, ये नीचे में आ गया ना। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मतलब ऊपर में क्या बचेगा, अब टोटल क्या बचेगा, अब ये बचेगा कि साइन C इज इक्वल टू, ऊपर में बचेगा म्यू A और नीचे में बचेगा म्यू W, मतलब कि हवा का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब मैं साइन को भी ट्रांसफर कर देता हूँ, ये जो साइन का चिन्ह है ना इसको भी मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो उधर जाके वो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू A अपॉन म्यू W, ठीक है। अब आपको वैल्यू मालूम है, क्या वैल्यू मालूम है कि म्यू A अपॉन म्यू W की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स, कल मैंने आपको ये सब निकाल के बताया था, अपवर्तनांक निकाल के आपको वैल्यू मालूम है, तो साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी होगी जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में,
तो वहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी 48.4, 48.4। ठीक है, तो ये हुआ पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना। इसी प्रकार आप हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हीरे के लिए जब आप निकालोगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। हीरे के लिए मतलब म्यू डी डायमंड, ठीक है, म्यू डी साइन C इज इक्वल टू म्यू A साइन 90, यही होगा ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और म्यू A मतलब एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो भी 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब जो हीरे का अपवर्तनांक है वो 2.4 होता है और बचा हमारा साइन C। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.42। अब साइन इधर रह जाएगा तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2.42। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी, हीरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 24.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान। तो ऐसे ही आप सभी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हो क्रांतिक कोण के लिए। तो पानी का आपको बता दूं कि जो पानी का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 48.7 लगभग। ठीक है, उसके बाद हीरे की बात कर लें तो हीरे का जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है 24.4 डिग्री। ठीक है, कांच की बात कर लें तो कांच का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 42 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद बात कर लें ग्लास की, क्राउन ग्लास की, मतलब कि लेंस की बात कर लें तो लेंस का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 41.4 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए अब आपको क्रांतिक कोण का मान निकालना आ जाएगा ना, क्योंकि एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, आपको मालूम है। बाकी चीज़ों के अपवर्तनांक भी मैंने कल आपको बताए थे, तो वैल्यू पुट करते जाना। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी साइन इनवर्स निकालने के लिए। चलिए अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अभी देखेंगे कि क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कारक हैं। ठीक है, पहला है कि सघन एवं विरल माध्यम के जोड़ों पर, मतलब कि सघन एवं विरल माध्यम के जोड़े कैसे हैं उससे क्रांतिक कोण प्रभावित होते हैं। नीचे में जल है ऊपर में हवा है, या फिर नीचे में कांच है ऊपर में जल है, तो ये जो जोड़े हैं उससे क्रांतिक कोण का मान प्रभावित होता है। दूसरा क्या बोलता है कि प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर चूंकि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, इसलिए क्या होगा कि क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होगा। भाई अपवर्तनांक जिसके लिए सबसे ज़्यादा है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा, और जिसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है उसके लिए जिसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज़्यादा होगा। मतलब कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज़्यादा होगा। तीसरा क्या बोलता है कि ताप बढ़ने पर भी माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक घटता है, जैसे कि क्रांतिक कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो ये क्या होना, प्रोपोर्शनल होता है। क्रिटिकल एंगल क्या है ना, प्रोपोर्शनल होता है रिफ्लेक्शन के, मतलब कि जैसे जैसे आपका रिफ्लेक्शन के, मतलब कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा आपके क्रांतिक कोण का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्रांतिक कोण का मान बढ़ता जाएगा आपके अपवर्तनांक की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। देखो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। देखो मैं इसको डायग्राम से भी समझा देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। ये आपका हुआ सघन माध्यम, जल, ऊपर में ले लेते हैं हम विरल माध्यम ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एक अभिलंब डाल लेता हूँ नॉर्मल, और एक प्रकाश किरण ले लेते हैं। देखो ये आपका क्रांतिक कोण, ये आपका क्रांतिक कोण था। जब क्या होगा ना 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी इसकी वैल्यू, अपवर्तन कोण की वैल्यू जो क्या है ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी ना, तो भाई ये तो नीचे आते जा रहा है ना। पहली बार में इतना था, अब ये क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आते गया। तो एक समय में इसकी जो वैल्यू हो 90 डिग्री हो गई। 90 डिग्री हुई कि नहीं हुई, 90 डिग्री हो गई है।
90 डिग्री हो गई है इसकी वैल्यू। अब क्या है, जैसे जैसे 90 डिग्री से इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये और किसी माध्यम में आकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब कभी भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जब भी क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि पानी से भरे बीकर में खाली परख नली को तिरछा डुबाकर उसे ऊपर से देखने पर उसका जो ऊपरी भाग है वो चमकदार दिखाई देता है। चमकदार दिखाई देता है जैसे कि उसे कलई कर दिया गया हो। तो ये क्यों होता है, क्रांतिक कोण के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, आप उसे तिरछा करा के तिरछा डुबोएंगे तो वहाँ पर उसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और आपको क्या है वो चमकदार दिखाई देती है। सेम एग्जांपल देख ले कि जल में वायु के बुलबुले आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब वापस आएगी किरण तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगी। तो ये सभी हमें क्या है ना आंखों तक पहुंचने पर चमकीले दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हीरा का चमकना भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्योंकि साधारण कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है लेकिन क्रांतिक कोण 42 अंश के यहाँ पर, जिससे कि उसका जो क्रांतिक कोण है 42 अंश के आसपास हो जाता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.47 होता है, जिससे इसका क्रांतिक कोण 24 अंश के लगभग होता है। अतः हीरे के भीतर ऐसी किरणें अधिक पहुँचती हैं जिनके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये किरणें अनेक बार हीरे के भीतर परावर्तित होती हैं जिसके कारण ये हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है मृग तृष्णा, मतलब मरीचिका वाला। बहुत दूर से आप गर्मी के दिनों में डिजर्ट में देखते हैं, रेगिस्तान में देखते हैं। रेगिस्तान में जब आप देखते हैं तो खजूर का जो पेड़ दूर में होता है आपको ऐसा लगेगा कि उसके नीचे पानी है, जल है, झील है। लेकिन जब आप पास जाते हो तो वहाँ पर झील नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है कि खजूर का क्या है ना वहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये क्यों बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अब कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर मैं आपको बता दूं कि चटका हुआ कांच या टुकड़े पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीले प्रतीत होते हैं। ये भी पूछ सकता है एग्जाम्पल में, ये किसका एग्जाम्पल है। फिर ये जो मरीचिका होती है ना वो अधोवर्ती और ऊर्ध्व दोनों होती है, मतलब इन्फेरियर और सुपीरियर दोनों होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, याद रखना। ये वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तन नहीं आती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। आप अपवर्तन के टॉपिक पे पढ़ रहे हो इसको, लेकिन याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि परावर्तन होता है, प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन होता है। चलिए अब फटाफट कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपको तो मालूम है, मैंने आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताया था। तो यहाँ पर आपको गिवन है W/μg। ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 9/8। तो जब आप G/μ/W निकालेंगे तो ये 1 के फॉर्म में आ जाएगा, 1/9/8, मतलब ये हो जाएगा 8/9। क्लियर है, तो आंसर होगा 8/9। क्लियर है ना, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा सीधे सीधे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़का किसी तालाब के नीचे की ओर देख रहा है। उसकी आंखें पानी की सतह से 1 मीटर ऊंचाई पर हैं। उसकी जो आंख है वो पानी की सतह से 1 मीटर ऊंचाई पर है। उसे पानी की सतह पर 3 मीटर गहराई पर मछली दिखाई देती है। मछली की वास्तविक स्थिति बताइए। पानी का अपवर्तनांक 4/3 आपको गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पानी का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3, A/μW, मतलब पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे
आभासी गहराई, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 4/3 दे दी है। इधर है आपका वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आपको वास्तविक गहराई निकालना है, तो वास्तविक गहराई निकालने के लिए स्मॉल एच को मतलब आभासी गहराई को इधर ट्रांसफ़र कर दो। कर दिया आपने ट्रांसफ़र, ठीक है, इधर ट्रांसफ़र कर दिया आपने। और आभासी गहराई जो स्मॉल एच की वैल्यू है कितनी गिवन है, 3 दिया हुआ है, 3 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 3 पुट कर दोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा आंसर। यही तो आपको फाइंड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कांच एवं जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 हैं, तब कांच एवं जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखे। देखो, कांच एवं जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दिए हैं क्रमशः 3/2 और 4/3। याद रखना, ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, मालूम है आपको ये फॉर्मूला, या फिर इसको आप सोच रहे होगे कि ये क्या है सी। मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 1/v, या म्यू प्रोपोर्शनल 1/v आपको बताया था मैंने आपको बताया था, म्यू प्रोपोर्शनल 1/v बताया था, जो वेग होता है अपवर्तनांक के अपोजिट होता है, कल आपको बताया था मैंने। ठीक है, ये बताया था आपको। तो वहाँ पर मैंने c कांस्टेंट ले लिया था और कुछ नहीं था, c/v कर दिया था इज इक्वल टू करके। ठीक है ना, वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मालूम है कि जल का अपवर्तनांक जब आप निकालोगे, देखो अच्छे से बता देता हूँ कंप्लीटली। जब आप जल का अपवर्तनांक निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वैसे जब आप किसका, कांच का जब आप निकालोगे अपवर्तनांक तो 1/वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, यही होगा ना। इसी वैल्यू को आपको अनुपात में दे दिया है कि ये अनुपात में है। क्या अनुपात में है, ये अनुपात में है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि वाटर का जो अपवर्तनांक है बटे कांच का अपवर्तनांक, ये आपको गिवन है 3/2/4/3, ये गिवन है। लेकिन जब आप इसे वेलोसिटी में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3/2/1/4/3, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, सीधे सीधे पलट जाएगा। और पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3/3/2, मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। था ना बहुत सिंपल, था ना बहुत सिंपल। ठीक है, मेरे मोबाइल पर थोड़ी सी पानी की बूंदें गिर गई हैं। पानी की क्या, मेरे पसीने की बूंदें हैं, जिसके कारण हाथ स्लिप हो रहा है, सही टाइम मुझे लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, और यदि मैं इसे साफ़ करूँगा तो ये वीडियो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप समझते आना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, आपको हीरे में प्रकाश की चाल बताना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ए म्यू ड्यू की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 दी हुई है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
तो अब क्या करना है, आपको हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है। इसको इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 3/10 गुणित 10 की घात 8/2 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो यदि उस माध्यम के सापेक्ष क्रांति कोण का मान 45 अंश है। आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, क्रांति कोण का मान दे दिया 45 अंश। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत डिटेल से समझाया हूँ आपको, आई होप आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बहुत आसान है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। साइन IC की वैल्यू कितनी दी है, sin 45 दी है, 1/sin 45। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, मतलब कि 1/√2। ठीक है, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, या तो फिर √2 को आप लिखना चाहो तो 1.41 होता है। और यही क्या आपका आंसर था। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं और किस प्रकार से आपके सामने इसे प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट करूं। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।